Hello student, continue this chapter tracing change through a thousand years ago. अब इससे पहले हमने पढ़ा कि जो न्यू एंड ओल्ड जो हमारी शब्दावली है उसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टडी of the thousand years between 1700 and 1750, a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technology made their appearance, like a Persian wheel and irrigation, the spinning wheel in weaving the and firearms in combat. New food and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. Remember that all these inventions, new technology, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural change. You will learn about of the challenge in chapter 5, 6 and 7. अब हम क्या है 5, 6, 7 में जो है 700 से हमारे 700 से 1750 हजारों वर्ष के जो हमने स्टडी की है हिस्टोरियन ने, उन्होंने आगे बड़ी चुनौती को भी रखा। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि जो हमारा पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने और अनेक तरह के जो परिवर्तन मतलब चेंजेस हुए हैं, चेंजेस हुआ इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इस काल में अलग अलग टाइम से क्या है नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ है कि हमें क्या हुआ है देखने को मिली है। जैसे हमें क्या है सिंचाई के लिए क्या है रहट और कताई के मतलब जैसे हम कताई के चरखे वगैरह मिले हैं हमें, जिससे हम धागा बनाते हैं। और क्या है युद्ध के लिए हमें बारूद वाले हथियार जैसे एटम बम वगैरह इन सब का हमने क्या इन्वेंशन कर लिया है और इस्तेमाल करते हैं। और जो सब कॉन्टिनेंट में है वह नई 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 क्या है खाने पीने की हमारी जो फूड की जो चीज़ें हैं उनकी नई नई वो भी टेक्नोलॉजियाँ अपनाई गई है उसके लिए भी, जैसे मक्का, पोटैटोज, मिर्च, चिलीज, चाय और कॉफ़ी वगैरह ये अब सब हमारी जो है ये कमर्शियल जो हमारी फार्मिंग बन गई है। और ध्यान में रहे कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो चेंजेस हुए हैं यह नई टेक्नोलॉजी और जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको लोगों ने साथ साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और जो अनाज जैसे हम उगाते हैं उनके जो नए नए साधन जो लोगों के साथ साथ एक साथ ये समाज में आए हैं। और इसका क्या है इसका यह काल जो है वह और ये जो पीरियड है ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस परिवर्तन लाए हैं। और जो ये परिवर्तन हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे 5, 6 और 7 चैप्टर हैं उनमें इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। This was also a period of great mobility. Group of people traveled long distance in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibility for people to crave a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied from generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. The term include not just rulers and chieftains, out also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A Charlie code of conduct, extreme
valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. Other group of a people such as a Ma- Marathas, Sikh, Jat, Ahom, and Kashtyas, a caste of subscribe and subscribers, also used the opportunities of the age to become politically important. और इसमें क्या है, इस काल में क्या हुआ है, जो लोगों की गतिशीलता है, लोगों के जो मोबिलिटी है, एक स्थान से एक जगह से क्या है दूसरे जगह जगह क्या है ट्रेवल करने में बहुत बड़ा गया, मतलब वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते की तलाश में लोगों के क्या है अब समूह बन गए हैं सब। इमिनेंस वेल्थ, झुंड के झुंड क्या है, दूर दूर की जो झुंड में लोग क्या है एक साथ समूह में यात्राएं करने लग गए थे। इस महाद्वीप में जो सब कॉन्टिनेंट है अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए क्या है संभावनाएं मौजूद थी, मतलब बहुत सारे यहाँ पर काम किए जा सकते थे। और इस पीरियड में क्या है जिन जो ग्रुप्स है महत्व बड़ा, उनमें से जो एक महत्वपूर्ण ग्रुप था वह था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र, अर्थात राजपुत्र का मीनिंग होता है सन ऑफ किंग, राजा का पुत्र से निकला है। और जो 18th एंड 14th सेंचुरी के बीच क्या हुआ, यह नाम आमतौर पर किसे दिया जाने लगा, जो योद्धाओं का समूह है उसे, उसके लिए जो आर्मीज है उसके लिए यूज किया जाने लगा था, जो कि किस कास्ट से है, क्षत्रिय कास्ट से होने का दावा करते थे। राजपूत जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग केवल राजा और जो सामंत है वही क्या है वर्ग नहीं है, बल्कि वह सेनापति और सैनिक भी आता है, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जो एम्परर्स है उनका क्या करते हैं सेवारत थे, शासकों के रूप में सेवारत थे। ठीक है। और जो हमारे पोएट है, चारण है, राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और जो स्वामी भक्ति के गुणगान करते थे, वह भी क्या है, वह भी किस में आते हैं, राजपुत्र या क्षत्रिय समुदाय में आते हैं। और इस युग में क्या है राजनीतिक दृष्टि से मैं इम्पोर्टेंट हासिल करने के लिए क्या है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का क्या उठाया है इन्होंने, प्रॉफिट उठाया है। जैसे कि इसमें और जो कास्ट थी वो थी मराठा, सिख, जाट, अहोम और कास्ट थे। मुख्य जो लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाले जो क्या थी कास्ट थी। आदि समूह ने भी इसका क्या है प्रॉफिट उठाया है। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture chains faster and more complete in some area than in other chains in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and become peasants. These new peasants group gradually began to be influenced by religion, markets, chieftains, prized monasteries and temples. They become part of of large complex societies and were required to pay tax and offer goods and service to local lords. As a result, significant economic and social difference emerged amongst peasants. Some possessed more productivity land, others also kept cattle, and some combined artisanal work and agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Rank were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resource controlled by member of the jatis. The status of the same jatis could vary from area to area. मतलब क्या है इसके जो इस पीरियड में क्या हुआ कि इसके टाइम जो है क्रमशः जो जंगलों की क्या होने लगी, फॉरेस्ट क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, उनकी कटाई की जाती थी किसके लिए,
एग्रीकल्चर के लिए, और जिससे क्या है इसका इलाका, जो एग्रीकल्चर का इलाका है वो बढ़ रहा था। और कुछ जो एरियाज है वहाँ पर जो बहुत सारे चेंजेस अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक, मतलब कुछ क्षेत्रों में जो चेंजेस वो बहुत ज़्यादा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हो गए थे। जैसे कि ये हैबिटेट्स है। हैबिटेट का मीनिंग होता है रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। मतलब इसका जो अर्थ है वह है किसी भी क्षेत्र के वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और वहाँ के रहने वाले की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है, हैबिटेट से लिया होता है इसका मीनिंग। ठीक है। और जो वहाँ हैबिटेट्स में जो चेंजेस हुए हुए चेंज के कारण क्या है, कई जो वनवासियों को क्या है मजबूर होकर जो वन में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें जो है अपना छोड़कर, स्थान छोड़कर क्या है जाना पड़ा। और कुछ जो वनवासी जमीन की जुताई, और जो कुछ जंगल में रहने वाले जो पीपल है क्या है जमीन की जुताई करने लगे, और कृषक मतलब वहीं पे क्या है वह क्या बन गए, फार्मर बन गए। और कृषकों के ये नए और समूह क्षेत्रीय बाजार, मुख्य पुजारियां, मठों और मंदिरों में से प्रभावित होने लगे। वह बड़े और जटिल समाजों के क्या है वह बड़े जो बड़ी बड़ी जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उनके क्या बन गए थे, पार्ट बन चुके थे। और वहाँ की जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, कुछ लोग मवेशी भी मतलब जानवरों को भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि के मतलब कुछ अलग अलग काम वहाँ पे लोगों ने शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जो है सोसाइटीज़ में डिफरेंस बढ़ने लगे, लोग क्या है जो कास्ट और सब कास्ट में क्या है डिवाइडेड होने लगे। और क्या उनकी जो पृष्ठभूमियाँ जो कि कास्ट बनी है वो क्या है उनकी जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वह समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। लोगों को क्या है जो हाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट है उनके जो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाने लगा था ये दर्जा। और ये दर्जे जो ये उन्हें दिया जाता था वह क्या है परमानेंट नहीं होता था। किसी भी जो कास्ट को है वह सदस्यों के हाथों में कितने सत्ता, प्रभाव और साधनों का जो है नियंत्रण है, इसके आधार पर मतलब जो सदस्य व्यक्ति उसके पास कितनी पावर है इसके अकॉर्डिंग जो है उसे क्या है किसी भी कास्ट का जो उसे नाम दिया जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब एक ही जाति के जो व्यक्ति है उसका एक व्यक्ति का दर्जा किसी और कास्ट में और दूसरे व्यक्ति का किसी और कास्ट में, क्योंकि उसके वर्क पे डिपेंड करता था ये। Jatis framed their own rules and regulation to manage the conduct of their members। जो जटीज है उन्होंने क्या है स्वयं अपने आप ही क्या है अपने जो फार्म है उनके लिए रूल और रेगुलेशन खुद बनाए और खुद ही मैनेज करना शुरू किया। दिस रेगुलेशन वर enforced by an assembly of elders described in some area as the जटीज पंचायत। जो क्या है इन जो रूल्स और रेगुलेशन है नियमों का पालन जाति के जो बड़े बुजुर्गों की एक जो सभाएं मीटिंग मेंबर्स असेंबली वह करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता है जातीय पंचायत भी कहा जाता है। बट जटीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन जो जटीज थे वह क्या है अपने निवास के गांवों में ही यह रिवाजों का पालन भी करना, उनको क्या है गांव के जो अलग दूसरे कल्चर थे उनको भी फॉलो करना होता था, रूल्स को भी फॉलो करना होता था। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय ए chieftains together they were only one small unit of a state। हर गांव में क्या है सेवरल विलेज में एक जो है क्या होता है चीफेंट होता है, मतलब गांव का मुख्य का शासन होता है जो कि क्या है मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती है। किसी राज्य की एक छोटी सी वह क्या होती है इकाई होती है। स्मॉल यूनिट जो है
होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रीजन्स एंड एम्परर, मतलब जो उस टाइम पे क्या थे, क्षेत्र रीजन्स होता है क्षेत्र और एम्परर होता है साम्राज्य। ठीक है, क्षेत्र और साम्राज्य पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से जो वहाँ पे रीजन्स थे और कौन किन किन रीजन्स में किन किन का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल चैप्टर 4 इनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। मतलब क्या है कि चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे चोल्स के बारे में, 3 में पढ़ेंगे हम तुगलक्स और 4 चैप्टर में है मुगल रीजन जो थे। यह बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई क्षेत्र आए थे। इस संस्कृत प्रशस्ति सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति प्राइजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east of Gajan in Afghanistan in the west and include all of South India. Dravidya people of different regions, Gunda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fell before his armies. Historians regard these as exaggerated claim of conquest. At the same time, they try to understand why rurals kept claiming to have control over different parts of the subcontinents. मतलब क्या है कि जो 1266 1266 to 1287 तक जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे वह थे गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा की संस्कृति प्रशस्ति के उदाहरण के लिए सेकंड चैप्टर में है। उससे एक विशाल मतलब बड़ा जो है एम्परर का शासक बताया, मतलब जो गयासुद्दीन है वो बहुत बड़े एम्परर का क्या था, किंग था। और वह पूरब में बंगाल, जो ईस्ट में क्या है बंगाल गौंड से लेकर जो हमारे वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। उसका जो एम्परर है इतना बड़ा एम्परर था कि रीजन था कि वह पश्चिम बंगाल से ईस्ट में जो अफगान का गजनी है वहाँ तक उसका एम्परर था। और जिसमें क्या है संपूर्ण जो टोटल जो हमारा साउथ इंडिया है द्रविड़ भी आ जाता है, जैसे गौंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे क्या कर जाते थे, भाग जाते थे, डर जाते थे उसकी सेना से। और क्या है जो हिस्टोरियंस हैं वह क्या कहते हैं कि विजय के अभियान जो वो राजा था गयासुद्दीन बलबन अभियान के इन दावों को क्या है अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। अतिशक्ति मतलब उनके पास क्या है बहुत ज़्यादा पावर थी और वैसे पूर्ण करने के लिए अपने पास मानते थे। साथ ही वह यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि वह किस कोशिश में यह सोचते रहते थे कि समझते थे अंडरस्टैंड कि शासक लोग इस जो शासक है मतलब जो राजा एम्परर आता है वह इस सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट भागों पर क्या है अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। जो भी यहाँ डिफरेंट जो एम्परर्स आया वह क्या है अपने अपने जो काम किया है उन्होंने एक्टिविटीज़ का क्या करते रहते हैं वह उसको ही प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा वह क्यों करते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन में क्या था, इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोट दैट देयर वाज कि 1318 में जो कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर क्या गौर किया था कि ए डिफरेंट लैंग्वेज इन वेरी रीजन ऑफ दिस लैंड, क्या इस लैंड पे क्या अलग अलग भाषा, एक अलग भाषा है। हर देश के मतलब एक देश के हर क्षेत्र की हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की क्या है अलग अलग लैंग्वेज होती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तराशुआवंद्री इन साउथर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरनी इन गुजरात,
Mabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in Eastern Uttar Pradesh, and हिंदवाई इन द एरिया अराउंड द दिल्ली। मतलब यहाँ पे क्या है, ये सब अलग अलग जो लैंग्वेज है ये है क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में आती है। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट द कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अमीर खुसरो ने कहा बताया है कि इन भाषाओं को क्या है, कॉन्ट्रास्ट में एक लैंग्वेज है संस्कृत की भी है जो कि क्या है, किसी भी जो एरिया के वह लैंग्वेज नहीं है। इट वॉज ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। यह एक क्या है, बहुत प्राचीन लैंग्वेज है जिसे केवल क्या है ब्राह्मण लोग ही, जो पंडित लोग हैं, पंडित वगैरह ही इस लैंग्वेज को जानते हैं, बाकी पीपल इसको नहीं जानता है, बाकी आम जो लोग हैं इसको नहीं जानते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the name of language spoken today in the region. He mentioned underline name that are similar and circle those that are different. वह क्या कहते हैं कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित जो लैंग्वेज है की एक सूची बनाई है। अमीर खुसरो ने जो लैंग्वेज दी उसकी एक सूची बनाई है और एक सूची में उन भाषाओं के नामों को बनाई जो कि उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी जो उन्होंने जो यहाँ ऊपर दी गई लैंग्वेज है उसमें से जो आज भी बोली जाती है उनके नाम अलग से रेखांकित कीजिए जो डिफरेंट है, और चारों ओर क्या है उसके घेरा खींच दीजिए, अलाइन लगाइए। By 700 many regions already possessed distinctive geographical dimension and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasty. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynastics like the Chols, Khilji, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these emperors were equally stable or successful. Compared to example table number 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasties? जो क्या है 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने क्या है ज्योग्राफिकल जो डायमेंशन है, आयाम है, वह क्या है फिक्स हो चुके थे, तय कर दिए गए थे, और जो उनकी क्या है लैंग्वेज है वह क्या बताई जाती है, संस्कृत बताई, विशेषता स्पष्ट हो गई थी, उनकी लैंग्वेज भी क्या है संस्कृत जो है डिक्लेयर कर दी थी। चैप्टर 9 में आपको इनके बारे में क्या है और भी अधिक जो है नॉलेज मिलेगी, जानकारी डिटेल में आपको इसके बारे में पता चलेगा कि इन स्टेट की जो इन राज्यों के बीच की जो टकराहटें थी वह चलती रहती थी। कभी कभी चोल आता है, कभी खिलजी का शासन होता है, कभी तुगलक और फिर मुगलक जैसे क्या है अनेक जो क्या है एम्परर्स जो यहाँ पर अपना रीजन उन्होंने क्या क्या बिल्ड किया, लेकिन क्या है वह जो यहाँ पर डाइवर्स रीजन था, मतलब वह क्या है यहाँ पर अपना जो इक्वली स्टेबल यहाँ और सक्सेसफुल नहीं हो सके कोई भी जो यहाँ पर जिन्होंने शासन किया। आप चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे उसकी तालिका एक एक को जो उनका आपस में कंपैरिजन करना है कि खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी है, मतलब जो खिलजी जो एम्परर आया था और जो मुगल एम्परर थे उन्होंने कितने ईयर्स तक जो है यहाँ पर जो अपना शासन किया था, पावर में वह सत्ता में रहे थे। When the Mughal emperor declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, chapter 10. But year of imperial pan-regional rules had altered the characters of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the
legacy of the big and small states that had ruled over them. This was appreciated in the emergence of many distincts and shared traditions. In the realms of governance, the management of the economic, allied culture and language. Though through the thousand years between 700 to and 1750, the characters of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional force in integration without ever quite losing their distinct activitiesness. Dis डिस्टिंक्ट एक्टिविटीजनेस मतलब क्या है कि 18वीं जो सेंचुरी उसमें क्या है, मुगल जो एम्परर थे वो क्या हुए, डिक्लाइन हो गए थे, पतन का उस वो है पतन जो हाँ डिक्लाइन के पथ उनका जो शुरू हो गया था, वे शुरू हो गया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो क्षेत्रीय राज्य है फिर से मतलब यहाँ के जो पहले के जो एम्परर थे छोटे छोटे उनके फिर से वह क्या है उभरने लगे। लेकिन क्या है वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन, यहाँ पर सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का जो शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति क्या है मतलब एरिया की जो नेचर था वो क्या है चेंज हो गया था। उन पर कोई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता मतलब यहाँ पर क्या है कई छोटे बड़े जो राज्य वह शासन करते रहे और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस सब कॉन्टिनेंट के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को क्या है विरासत मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी हुई है और इन जो हमारी ट्रेडिशनल है यह कुछ एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, एक समान और कुछ क्या है एक दूसरे से डिफरेंट और कुछ क्या है सेम है। ऐसी ट्रेडिशनल से क्या है जो प्रशासन है रूरल्स है वो क्या है रूल्स है वो क्या है सर्विसेज है वो क्या है और इकोनॉमिक का जो प्रबंध होता है वह उस संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मतलब हाई कल्चरल और लैंग्वेज के इसमें मिलता है। 700 से 1750 के बीच जो है हजारों वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति है नेचर है वो क्या है एक दूसरे से कटकर मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिवाइड हो गया है, अलग नहीं पनपी थी मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं आई थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी जो उनके जो करेक्टर्स की अपनी क्या है अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स बनी रही थी, मगर क्या है जो सर्वश्रेष्ठ ताकतों का जो प्रभाव उन पर भी, लेकिन जो पावरफुल एम्परर आए थे उनका जो इफेक्ट वो इन पर पड़ा था। अगला अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।